हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। आज की क्लास में आपको पढ़ना है यूनान में राष्ट्रवाद का उदय और साथ ही साथ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करना है। तो बिना वक्त गंवाए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और यूनान में राष्ट्रवाद का उदय ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है और इस पॉइंट को समझने के बाद इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में अभी तक बोर्ड 10th में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है 2013 से 2025 तक, पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे इसके अगले वीडियो में। तो आप लोग किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए, किसी भी क्लास को मिस मत कीजिए, उसको देखिए। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल्पना कीजिए कि कैसा देश जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, जहां से दर्शन, कला और विज्ञान की शुरुआत हुई, लेकिन वही देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनान की। एक ऐसा समय था जब यूनान को दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में गिना जाता था। पूरे यूरोप में लोग यूनानी संस्कृति से प्रेरणा लेते थे। यूनान के लोगों को अपने गौरवशाली अतीत पर बहुत गर्व था, लेकिन समय बदल गया। यूनान पर ऑटोमन एम्पायर का शासन हो गया। अब पूरे यूनान के लोग स्वतंत्र नहीं थे, उन पर विदेशी शासन था। उन्होंने अपने ही देशों में कई तरह के अत्याचार सहने पड़े थे। धीरे धीरे उनके दिल में एक आवाज उठने लगा, क्या हम हमेशा गुलाम रहेंगे या फिर आज़ाद बनेंगे। देखिए, अगर कोई देश पहले स्वतंत्र रहा हो और बाद में अगर वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया हो, तो वहाँ के जनता के लिए वहाँ पे सरवाइव करना काफ़ी कठिन होता है। और यही एक सवाल है, क्या हम हमेशा गुलाम रहेंगे या फिर आज़ाद बनेंगे। इस बीच यूरोप में एक बड़ी घटना घटी, और वो घटना क्या थी दोस्तों? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस क्रांति ने पूरे यूरोप को हिला दिया। इसने लोगों को सिखाया कि हर इंसान को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है। यूनान के लोग भी इसमें गहराई से प्रभावित हुए। अब उनके दिल में आज़ादी की आग तेज हो गई। यूनान के लोगों में एक खास बात थी, उनकी भाषा एक थी, धर्म एक था, संस्कृति एक थी। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है, जो अगर किसी देश की भाषा एक हो, धर्म एक हो और संस्कृति एक हो, तो ये उस देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी ताकत को संगठित करने के लिए उन्होंने एक गुप्त संस्था बनाई, फिलिकी एटेरिया। इस संस्था का एक ही सपना था, यूनान को आज़ाद करना। अब संघर्ष शुरू हुआ। साल था 1821 ईस्वी, जब यूनान के लोगों ने विद्रोह कर दिया। यह लड़ाई आसान नहीं थी। तुर्की की ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन यूनान के लोगों का हौसला उससे भी बड़ा था। कहा भी जाता है, ताकत से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और यहाँ ये कहावत सही भी बैठती है। फिर धीरे धीरे उनकी आवाज़ पूरे यूरोप तक पहुंच गई। यूरोप के लोग जो पहले ही यूनान की संस्कृति से प्रभावित थे, अब उनकी आज़ादी की लड़ाई में साथ खड़े हो गए। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन तो खुद इस लड़ाई में शामिल हो गए और यूनान के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। अब हालात बदलने लगे। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस,
जैसे शक्तिशाली देश भी यूनान के समर्थन में आ गए। और ये बड़ी बात थी, क्योंकि ब्रिटेन का साथ आना, फ्रांस का साथ आना और रूस का साथ आना, और ये सभी देश बहुत ही शक्तिशाली थी उस टाइम में, और अभी भी है। 1827 में इन देशों ने मिलकर तुर्की को हराया। इसके बाद 1829 में एक संधि हुई, और आखिरकार 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हो चुका था। यह सिर्फ एक देश की जीत नहीं थी, यह राष्ट्रवाद की जीत थी। यूनान की इस सफलता ने पूरे यूरोप को एक संदेश दिया कि अगर लोग एकजुट हो तो वो किसी भी विदेशी शक्ति को हरा सकते हैं। और यहीं से शुरू हुई राष्ट्रवाद की वह लहर, जिसने आगे चलकर पूरे यूरोप और दुनिया को ही बदल दिया। तो दोस्तों, यह थी यूनान की आज़ादी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है एकता और हिम्मत से कुछ भी संभव है। तो जिस कहानी को आपने अभी सुना, उसी का यहाँ पे इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है, और जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं या बिहार बोर्ड से ही जो इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, उनके लिए भी वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, ताकि उनको नोट्स बनाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम और समस्या नहीं हो। और इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। अब बात करते हैं इसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। तो यहाँ पे हमने इसे सॉल्व भी करके रखा है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? और आंसर हो जाएगा इसका यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? और वो हो जाएगा हब्सबर्ग। तीसरा क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। चौथा प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रिया। पांचवा क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसका जो छठा क्वेश्चन है वो है, गैरीबोल्डी पेशे से क्या था? और आंसर हो जाएगा इसका नाविक। सातवां क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और इस तरह इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और अगला प्रश्न है, जालवेरिन एक संस्था थी, तो ये क्रांतिकारियों की संस्था थी। नौवां क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी इसकी संधि। 11वां प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? आंसर हो जाएगा इसका यूनान। 12वां प्रश्न है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? आंसर हो जाएगा तुर्की। निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों को भरें। तो फर्स्ट में सेडान लिखना है। इसका हो जाएगा, सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्तिशाली के पतन और दूसरे यूरोपीय महाशक्तिशाली जर्मनी का जन्म हुआ था। सेडोवा का युद्ध फ्रांस और प्रसा फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति मेटरनिक मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया। वेटिकन सिटी राजमहल पोप रहते थे जहां पोप रहते थे और इटली के एकीकरण
एकीकरण से बचा रहा। पांचवा इसका प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ऑटो को वहां का राजा घोषित किया गया। ऑटो। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और यहाँ पे निम्नलिखित समूहों का मिलान करें तो मेजिनी का संबंध इटली से है, हिगेल का दार्शनिक, बिस्मार्क जर्मन चांसलर, विक्टर एमेनुअल राजनीतिज्ञ। समूह अ और ब को मिलाना है यहाँ पे, तो वियना सम्मेलन 1815, मेटरनिक पतन 1848, इटली एकीकरण 1870, सेडान युद्ध 1871 ईस्वी। तीसरा इसका मिलान जो समूह है इसमें हो जाएगा कोसूथ, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी, यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी, पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी। अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? तो देखिए क्लास आपने अगर शुरू में देखा भी होगा तो हमने सबसे पहला पॉइंट जो समझाया है वो राष्ट्रवाद से ही संबंधित बताया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश के प्रति प्रेम, एकता, स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं। मेजिनी कौन था? ये दूसरा प्रश्न है। मेजिनी इटली का महान राष्ट्रवादी नेता था जिसने यंग इटली नामक संगठन बनाकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया था। तीसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधा ऑस्ट्रिया था, क्योंकि वह जर्मनी को एक होने से रोकना चाहता था। चौथा प्रश्न है, मेटरनिक युग क्या था? इसका आंसर हो जाएगा, 1815 से 1848 ईस्वी तक यूरोप में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक के प्रभाव का समय मेटरनिक युग कहलाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ठीक से प्रिपेयर करके जाइएगा। लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं और इसका जो पहला प्रश्न है इसका, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? इसका आंसर हो जाएगा, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के पीछे मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण थे। देश में बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ गई थी जिससे आम जनता परेशान थी। मजदूर और किसान वर्ग की स्थिति खराब थी। राजा लुई फिलिप की नीतियां जन विरोधी थी और लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे थे। इन सभी कारणों से जनता में असंतोष फैल गया और अंततः क्रांति हो गई। लघुत्तरीय प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है वो है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आया। उसने इटली के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा रखा था और जर्मनी में भी उसका प्रभाव था। वह राष्ट्रवाद एकीकरण के विरोधों का विरोध करता था, इसलिए इटली और जर्मनी के राष्ट्रवादियों को ऑस्ट्रिया के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा और अंततः युद्ध में उसे हराकर एकीकरण संभव हुआ। तीसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? इसका आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। उसने समान कानून अर्थात नेपोलियन कोड लागू किया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। इसमें लोगों में समानता, स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई। उसके अभियानों के माध्यम से विचार पूरे यूरोप में फैलाए गए या फैल गया। हालांकि वह एक शासक था, फिर भी उसके सुधारों ने
राष्ट्रवाद को बढ़ावा बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका जो चौथा प्रश्न है वो है गैरीबॉल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैरीबॉल्डी इटली के एक महान क्रांतिकारी और देशभक्त नेता था। उसने रेड शर्ट्स नामक सेना का गठन किया और सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की। उन्होंने इन क्षेत्रों को इटली के एकीकरण में शामिल कर दिया। उनका जीवन साहस और बलिदान का प्रतीक था। उनके सैन्य अभियानों ने इटली के एकीकरण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है विलियम प्रथम से। विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? इसका आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम प्रशा के राजा थे और उन्होंने बिस्मार्क को पूरा समर्थन दिया। बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति को अपनाकर जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन इसके लिए मजबूत सेना और संसाधनों की आवश्यकता थी। यह सब केवल राजा के सहयोग से संभव था। विलियम प्रथम के समर्थन के बिना बिस्मार्क अपनी योजनाओं को सफल नहीं बना सकता था। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है इटली के एकीकरण में मेज़िनी, काबूल और गैरीबल्डी के योगदानों को बतावें। इटली के एकीकरण में मेज़िनी, काबूल और गैरीबल्डी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। मेज़िनी ने यंग इटली संगठन बनाकर राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया और युवाओं को एकजुट किया। उन्होंने इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने का सपना दिया। काबूल पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था, जिसने कूटनीति और राजनीतिक चालों का उपयोग करके फ्रांस की सहायता प्राप्त की और ऑस्ट्रिया को हराया। उसने एकीकरण के लिए मजबूत आधार तैयार किया। गैरीबोल्डी एक साहसी नाविक नेता था, जिन्होंने रेड शर्ट्स नामक सेना बनाकर सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की और उन्होंने इटली में मिला दिया। इन तीनों के संयुक्त प्रयासों से इटली का एकीकरण सफल हुआ और एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका या जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक थी। वह प्रशा का प्रधानमंत्री था और उसने रक्त और लौह नीति अपनाई, जिसका अर्थ था कि एकीकरण युद्ध और शक्ति के माध्यम से होगा। बिस्मार्क ने जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एकजुट करने के लिए 3 प्रमुख युद्ध लड़े: डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो इन तीनों के विरुद्ध उसने युद्ध लड़ा। उसने अपनी कुशल कूटनीति और मजबूत सेना के बल पर इन युद्धों में विजय प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप जर्मनी के छोटे-छोटे राज्य एकजुट हो गए। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार बिस्मार्क को जर्मनी एकीकरण का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। जो अगला प्रश्न है वो है राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभावों की चर्चा करें। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे प्रमुख कारण फ्रांसीसी क्रांति थी, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को जन्म दिया। नेपोलियन के सुधारों ने इस विचारों को पूरे यूरोप में फैलाया। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति और सांस्कृतिक जागरण ने लोगों में एकता और राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। राष्ट्रवाद के प्रभाव भी व्यापक थे। इसके कारण इटली, जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ और कई नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। साथ ही साम्राज्यवादी शक्तियों का पतन शुरू हुआ और लोगों में स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने यूरोप और विश्व की राजनीति को नई दिशा प्रदान की। अगला प्रश्न है जुलाई 1830 की क्रांति का
विवरण दें। इसका आंसर होगा जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में हुई थी और यह लोकतांत्रिक आंदोलन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस समय चार्ल्स दसम फ्रांस का राजा था, जिसकी नीतियां निरंकुश और जनविरोधी थी। उसने संसद को भंग कर दिया और प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, जिससे जनता में असंतोष फैला। इसके विरोध में जनता ने विद्रोह कर दिया। यह क्रांति 3 दिनों तक चली, जिसे 3 गौरवशाली दिन कहा जाता है। अंततः चार्ल्स दसम को गद्दी छोड़नी पड़ी और लुई फिलिप को नया राजा बनाया गया। यह क्रांति फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। जो अगला प्रश्न है वो है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। यूनान लंबे समय तक ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। वहाँ के लोग स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे और उनमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो चुकी थी। 1821 ईस्वी में यूनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में उन्होंने यूरोप के कई देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस का समर्थन मिला। यह संघर्ष कई वर्षों तक चला और अंततः 1832 में यूनान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यह आंदोलन यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना। इसके अन्य देशों को भी स्वतंत्रता के प्रति प्रेरित किया और राष्ट्रवाद की आंदोलनों को गति भी दिया। तो इस चैप्टर में जो भी प्रश्न थे उसको सॉल्व किया जा चुका है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। और इस चैप्टर जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो 2013 से 2025 तक जो बोर्ड है, जो 10th बोर्ड है, वो कौन कौन सा प्रश्न बच्चों से पूछा है, हम उन सभी का विस्तार से वर्णन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग किसी क्लास को मिस मत कीजिए, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।